आज के इस व्याख्यान में हम विलियम बेंटिंक द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों का उल्लेख करेंगे। जिस समय विलियम बेंटिंक भारत आया, भारतीय समाज में अनेक कुरीतियों का समावेश हो चुका था। समाज के धार्मिक क्रियाओं पर अनेक पाखंडों का आवरण छा गया। यद्यपि अंग्रेज़ों की नीति भारत में सामाजिक और आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करने की नहीं थी, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों एवं सुधारकों के प्रोत्साहन के कारण उन्होंने समाज से व्यापक बुराइयों को दूर करने का निश्चय किया। बेंटिंक स्वयं ब्रिटेन की उदारवादी विचारधारा से प्रभावित था, इसीलिए उसने सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए। सती प्रथा का उसने जिन बुराइयों का ख़त्म करने के लिए कदम उठाया, उसमें सर्वप्रथम है सती प्रथा का निषेध। सती प्रथा का सामान्यतः अर्थ लिया जाता है किसी पुरुष की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसकी स्त्री का चिता के साथ जिंदा जल जाना। भारत में यह प्रथा कब से प्रारंभ हुई, इसका सही उल्लेख तो नहीं मिलता हमें, किंतु प्राचीन काल से यह प्रचलित थी। प्रारंभ में एक स्वैच्छिक कार्य था और स्त्रियां अपनी इच्छा से पति की चिता के साथ जलने के लिए तत्पर रहती थी, किंतु कालांतर में इसमें सामाजिक दबाव शामिल हो गया और महिलाओं को पति की चिता के साथ जल जाने पर बाध्य किया जाने लगा। भारत में इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने का पूर्व में भी अनेक शासकों ने प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात प्रायः सभी गवर्नर जनरल इस प्रथा के विरुद्ध थे, किंतु इसे रोकने के लिए उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, क्योंकि उन्हें जनता के विरोध का भय था। गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स के समय में यह स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि जब कोई स्त्री सती होती थी तो पुलिस वहां पहुंच जाती थी, यह देखने के लिए कि कहीं उसे ज़बरदस्ती तो सती होने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा। बेंटिंक ने जो है सती प्रथा के उन्मूलन के लिए सक्रिय ढंग से काम करना शुरू किया। चूँकि कंपनी का अभी तक यह दृष्टिकोण था कि भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया जाए, इसलिए बेंटिंक इस बात का या इसका अध्ययन करना चाहता था कि सती प्रथा निषेध करने पर प्रतिक्रिया क्या होगी। उसने 49 अधिकारियों को गोपनीय पत्र लिखकर यह पता करने के लिए कहा कि सती प्रथा रोकने के सरकारी आदेश पर जनता की तथा भारतीय सैनिकों की क्या प्रतिक्रिया होगी। इन अधिकारियों के उत्तर से बेंटिंक ने यह अनुमान लगाया कि इस प्रथा को रोकने पर किसी प्रकार के व्यापक विरोध की संभावना नहीं है। अतः उसने 4 दिसंबर 1829 को एक अधिनियम पारित किया, जिसमें कहा गया कि सती प्रथा मानव विरोधी घृणा है। विधवाओं द्वारा आत्मदाह करना अथवा उसे आत्मदाह करने में मदद करना दंडनीय अपराध है। इस अधिनियम द्वारा सती होने को मानव हत्या का अपराध घोषित कर दिया और किसी महिला को सती होने के लिए सहायता करने पर फौजदारी न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता था। बेंटिंक के इस आदेश का कुछ कट्टर हिंदुओं ने तीव्र विरोध किया तथा उन्होंने लंदन में प्रीवी काउंसिल में इस अधिनियम को चुनौती दी। उन्होंने ब्रिटिश सम्राट को भी एक याचिका प्रस्तुत की कि अंग्रेज़ हिंदुओं के सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं, किंतु राजा राम मोहन रॉय तथा द्वारिकानाथ टैगोर ने इस कार्यवाही का समर्थन करते हुए पत्र लिखे, जिससे कि कट्टर हिंदुओं का पक्ष कमज़ोर हो गया। सती प्रथा रोकने के लिए बेंटिंक का प्रयास पूर्णतः सफल रहा। बंगाल में सती प्रथा पूर्णतः बंद हो गई। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल के लिए था, किंतु 1830 में यह मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दिया गया। इस तरह से
बेंटिंक का यह कदम बहुत साहसिक था, जिसके द्वारा कि भारत में सती प्रथा समाप्त हो पाई। उसका अगला महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार था ठगी प्रथा की समाप्ति। ठग प्रायः लुटेरों का दल था। अखिल भारतीय संघ कह सकते हैं हम इसे। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात जब मार्ग आरक्षित हो गए, तब इन ठगों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। इतना ही नहीं, छोटे छोटे शासकों, जमींदारों और अधिकारियों ने गुप्त रूप से इन ठगों को प्रशिक्षण प्रदान करना प्रारंभ किया। ठगों का कोई धर्म नहीं होता था, न ये हिंदू होते थे, न ये मुसलमान होते थे। सभी ठग केवल काली देवी के उपासक होते थे और इस बात में विश्वास करते थे कि काली देवी उनके कार्यों से प्रसन्न होती हैं। हर कार्य के लिए अलग ठग होते थे। कोई धोखा देता था, कोई कब्र खोदने में, कोई अपने शिकार को फांसने में और कोई गला घोंटकर हत्या करने में निपुण होता था। इन कार्यों के लिए दल में आने के बाद प्रशिक्षण लेना पड़ता था। जो ठग अपने कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता था, वह अपने गले में एक कपड़ा बांधे रहता था। इसमें लूट के माल के बंटवारे की सर्वमान्य पद्धति प्रचलित थी। कंपनी सरकार ने इन अपराधों का दमन करने का प्रयास किया, किंतु ठगों के विरुद्ध की जाने वाली प्रारंभिक कार्यवाही विशेष उत्साहवर्धक नहीं थी। बेंटिंक ने 1829 में आदेश दिया कि जहां भी ठगी के अपराध का पता लगे, उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। उसने कर्नल स्लीमैन को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। संपूर्ण देश में सरकारी अधिकारियों को निर्देश भेजे गए कि ठगी के मामलों की पूरी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। ज्यों-ज्यों ठगों के विरुद्ध कार्यवाही की जाने लगी, त्यों-त्यों ठगों के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त होने लगी। अनेक जिला मजिस्ट्रेटों तथा अन्य अधिकारियों ने इस कार्य में अपनी कठिनाई व्यक्त की। उन्होंने बताया कि स्थानीय अधिकारियों व जमींदारों का संरक्षण होने के कारण अधिकारियों का पता नहीं लग पाता। एक अन्य कठिनाई यह भी थी कि ठग अपना अधिकांश समय कोई सम्मानजनक व्यवसाय करने में व्यतीत करते थे और केवल कभी कभी वे अपराध करने को प्रवृत्त होते। जब वे अपराध करते थे तो अपने निवास के 30 मील के भीतर कभी अपराध नहीं करते थे। यात्री को लूटने के बाद वे उसकी हत्या करके दफना देते थे ताकि हत्या का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे। कंपनी के पास सबसे बड़ी समस्या यह थी कि कानून के अनुसार किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उसके विरुद्ध ठोस सबूत चाहिए था। केवल संदेह के आधार पर कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। इन कठिनाइयों का समाधान करने के लिए बेंटिंक ने 1830 में एक नियम पारित किया। इसके अनुसार चाहे कोई व्यक्ति अपराध न की भी किया हो, लेकिन यदि वह लुटेरों के साथ पाया जाता है तो उसे बंदी बनाया जा सकता है। तत्पश्चात बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों का दमन करने का कार्य सौंपा और उसकी सहायता के लिए अन्य सैनिक अधिकारी नियुक्त किए। स्लीमैन ने बड़ी चतुराई से एक के बाद एक दूसरे गिरोह को पकड़ा और सजाएं दी। 1830 से 1835 के बीच लगभग 2000 ठगों को या तो मृत्युदंड दिया गया या आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई अथवा जबलपुर के सुधार गृह में भेज दिया गया। इस प्रकार एक लंबे समय से चली आ रहे अपराध को बेंटिंक ने समाप्त कर दिया। अगला जो उसका प्रयास था, बाल हत्या पर रोक।
भारतीय समाज में बाल हत्या भी बहुत क्रूर एवं भयावह कृत्य था। यह प्रथा उत्तर भारत, मध्य भारत तथा राजस्थान में अत्यधिक प्रचलित थी। पूर्वी भारत में माँ गंगा की कृपा प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे बालकों को गंगा मैया को अर्पित कर दिया जाता था। इसी तरह राजपूत परिवारों में लड़कियों को पैदा होते ही अफीम देकर मार दिया जाता था। बेंटिंक ने इस बुराई को समाप्त करने के लिए कानून पारित करना उचित नहीं समझा। उसने 2 अधिकारियों को इस कार्य के लिए, विल्किंसन और विलोबी को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। हत्या करने वाले परिवार का पता लगाने के लिए यह तरीका अपनाया गया कि ब्रिटिश अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में जनगणना का कार्य करें। जनगणना से पता लगा कि कुछ परिवारों में कम उम्र के लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या काफ़ी कम है। ऐसे परिवारों पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। ऐसे परिवारों के मुखिया को स्थानीय अधिकारियों ने आदेश दिए कि यदि उनके परिवार में हत्या की कोई घटना हुई है तो उनकी संपत्ति अथवा जागीर जब्त कर ली जाएगी। कुछ रियासतों के शासकों को स्वयं बेंटिंक ने पत्र लिखा कि उनकी रियासत में यदि कोई ऐसी घटना होती है तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। बेंटिंक के आदेश का बड़ी कठोरता से पालन होने लगा। गर्भवती महिलाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। इस प्रकार के कठोर प्रयासों से बाल हत्या के भयावह कृत्यों को रोकने का प्रयास प्रारंभ हुआ। जिन परिवारों में हत्या की जाती थी उनका तुरंत पता लगाकर उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी और वहाँ के शासक पर जुर्माना लगाया जाता था। फलस्वरूप कुछ ही दशकों में यह प्रथा समाप्त हो गई। अगली जो एक महत्वपूर्ण दुष्प्रथा थी वो थी दास प्रथा। भारत में प्राचीन काल से ही दास प्रथा प्रचलित थी। दासों का क्रय विक्रय एक प्रमुख व्यवसाय बना हुआ था। दास मालिक अपने दासों पर अमानवीय अत्याचार करते थे। कंपनी सरकार भी गरीब भारतीयों को नौकरी देने के लालच में अपने उपनिवेशों में भेज देती थी, जहां उनसे कम पैसे देकर अधिक काम लिया जाता था और उन भारतीयों को दासों के समान जीवन व्यतीत करना पड़ता था। अतः बेंटिंक ने 1832 में एक नियम पारित किया जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को काम कराने हेतु भारत से बाहर नहीं भेजा जा सकता था। इस कानून के अनुसार मानव क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा मानव क्रय विक्रय अपराध घोषित कर दिया गया। इस कानून के अनुसार साहूकारों द्वारा कर्ज के बदले कर्जदारों से मजदूरी कराना भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। लड़कियों की शादी पर कुंवारी दासियों को दहेज में देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बेंटिंक के इस कानून से भारत में दास प्रथा काफ़ी अंशों तक समाप्त हो गई। अभी तक किए गए ये बेंटिंक के चारों कार्य बहुत हद तक सुधारवादी थे। भारतीय समाज को इनको प्रथाओं से छुटकारा मिला, लेकिन उसका जो अगला कार्य था वो थोड़ा सा विवादास्पद है। उसका अगला था उत्तराधिकार नियम में परिवर्तन। भारत में हिंदू धर्म के अनुसार जो व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर लेता था वह अपनी पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित हो जाता था। हिंदू समाज अंग्रेज़ों को अछूत समझता था। यदि कभी कोई ठाकुर या जागीरदार किसी कार्य से अंग्रेज़ अधिकारियों से मिल के आता था तो वह घर जाने से पूर्व स्नान करके अपने आप को पवित्र करता था। 1833 के चार्टर एक्ट में
जाति एवं रंग भेद का विरोध किया गया था। बेंटिंक भारत में ईसाई धर्म के प्रसार का पक्षपाती था, किंतु हिंदू धर्म के लोग ईसाई धर्म के प्रति आकर्षित होते हुए भी ईसाई धर्म ग्रहण करने से डरते थे, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित होना पड़ता था। बेंटिंक ने इस नियम में परिवर्तन कर एक विशेष नियम पारित किया, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति पैतृक धर्म छोड़कर अन्य धर्म ग्रहण करेगा तो उसे अपनी पैतृक संपत्ति के अधिकारों से वंचित नहीं होना पड़ेगा। इस नियम से ईसाई धर्म के प्रसार को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। वास्तव में यह नियम भारतीयों को ईसाईयत की ओर आकर्षित करने के लिए बनाया गया था। उसका एक और महत्वपूर्ण कार्य है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस पर लगे हुए पूर्व के सभी प्रतिबंधों को समाप्त करना, यह भी बेंटिंक का एक महत्वपूर्ण कार्य था। बेंटिंक के पूर्व जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, उन्होंने भी समाचार पत्रों की स्वतंत्रता स्वीकार कर उन पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटा दिया था, किंतु हेस्टिंग्स के जाते ही समाचार पत्रों पर पुनः प्रतिबंध लगा दिए गए। 1823 में भारतीय समाचार पत्रों के लिए लाइसेंस पद्धति प्रारंभ की गई और यह नियम बना दिया गया कि बिना लाइसेंस के समाचार पत्र निकालने पर 400 रुपये जुर्माना अथवा 6 महीने के कारावास की सज़ा अथवा दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती थी। बेंटिंक उदारवादी था तथा प्रेस की स्वतंत्रता का पक्षपाती था, अतः 1835 में उसने प्रेस पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए, प्रेस को पूरी स्वतंत्रता प्रदान कर दी। बेंटिंक का विचार था कि सरकार को प्रेस से डरना नहीं चाहिए, बल्कि सरकार की आलोचनाओं को सहर्ष स्वीकार कर सरकारी तंत्र को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। मेटकाफ ने बेंटिंक के इस नीति का समर्थन किया और बेंटिंक को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा, किंतु कंपनी के संचालकों को उसकी यह नीति पसंद नहीं आई। उन्होंने मेटकाफ की पदोन्नति रोक दी। बेंटिंक द्वारा दी गई प्रेस की स्वतंत्रता 1857 तक चलती रही। बेंटिंक की उदार नीति के कारण भारतीय समाचार पत्रों में वृद्धि हुई, अनेक पुस्तकों का प्रकाशन भी हुआ। इस प्रकार बेंटिंक के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण सुधार हुए, उन्हीं के कारण बेंटिंक के शासनकाल को महान सुधारों का युग कहा जा सकता है। मैकॉले ने बेंटिंक के बारे में लिखा था कि बेंटिंक इस बात को कभी नहीं भूला कि सरकार का लक्ष्य शासितों की प्रसन्नता है। बेंटिंक ने कठोर प्रथाओं को दूर किया, लज्जाजनक भेदों को मिटाया, लोकमत की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की, जिससे भारत के बौद्धिक और नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाया जा सका। किंतु बेंटिंक के इन सुधारों में एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी, वह थी ब्रिटिश हितों का पूरा ध्यान रखा जाना।